अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी इंटरव्यू नंबर 39 को। और आज के इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेब रीइंफोर्समेंट। अच्छा जी, वेब रीइंफोर्समेंट। अब वेब क्या होता है, ये अगर हमारे पास एक बीम है तो इस बीम में जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास होती है फ्लैंज। ठीक है, और जो वर्टिकल हमारी ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं जी वेब। अब ये वेब है वर्टिकली। अब वर्टिकली जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे उसको वेब रीइंफोर्समेंट कहते हैं। वर्टिकली कौन सी रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, ये जी स्टिरप्स के तौर पे हम जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम वेब रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब स्टिरप्स को ही हम वेब रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और हम जी ये स्टिरप्स या वेब रीइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि नेगेटिव मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा जो है वो ये इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये शीयर फोर्स को रेजिस्ट कर सकें और शीयर क्रैक्स मिनिमम आ सकें। मतलब कि ये शीयर क्रैक्स को जो है वो मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द डिफ्लेक्शन। अच्छा जी, डिफ्लेक्शन क्या होता है। डिफ्लेक्शन होता है कि अगर ये हमारे पास बीम है तो बीम का डिफ्लेक्ट हो जाना, यानी कि बीम का वर्टिकली मूवमेंट कह लें। वर्टिकली जो मूवमेंट होगी इसको हम डिफ्लेक्शन बोलेंगे। और डिफ्लेक्शन किस वजह से आएगी, ऊपर लगने वाले लोड की वजह से आएगी। अब जी ये हमारे पास बीम है और इस बीम पे अगर लोड लगे, उसकी लिमिट से ज़्यादा लोड लगेगा तो लोड की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी। डिफ्लेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है जी, आपकी ऐसे ये वर्टिकली मूवमेंट है या डिफॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं जी डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसकी परमिसिबल लिमिट है कितनी होनी चाहिए जी, L/250। ठीक है, तो इतनी इसकी लिमिट होती है जी किसकी, डिफ्लेक्शन भी L/250। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द शीयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शीयर फोर्स डायग्राम क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होती है। शीयर फोर्स डायग्राम ऐसी डायग्राम होती है जो कि शीयर फोर्सेस, ये हमारा बीम है तो बीम के ऊपर किस पॉइंट पे कितनी शीयर फोर्स लग रही है, किस पॉइंट पे कितनी शीयर फोर्स लग रही है, तो पूरे बीम के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर जितनी शीयर फोर्स लग रही है उसको बता रही होती है ये डायग्राम। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होती है, पूरे बीम में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कितनी बेंडिंग मोमेंट लग रही है उसको जो है ये बता रही होती है। ठीक है, और शीयर फोर्स डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम पूरी डायग्राम में से देख सकें कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम शीयर फोर्स है, ताकि फिर उस मैक्सिमम शीयर फोर्स के अकॉर्डिंगली हम जो है वो शीयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन कर सकें। ठीक है, स्टीरअप्स को डिजाइन कर सकें, क्योंकि स्टीरअप्स ही है ना जो कि शीयर फोर्स को काउंटर करती हैं, उसको रेजिस्ट करती हैं। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट किस लिए डायग्राम बनाते हैं, एक तो ये है कि इसकी वजह से हर पॉइंट पे लगने वाले बेंडिंग मोमेंट को बता रही होती है, और इस डायग्राम से हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे आ रही है। तो उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पे आ रही होती है और जितनी आ रही होती है उससे हम रीइंफोर्समेंट डिजाइन कर लेते हैं ताकि वो बेंडिंग के खिलाफ रेजिस्टेंस रखे। अब जी डिफरेंट शेप्स की डिफरेंट डायग्राम्स होगी। अगर हम सिंपली स्पॉटेड की बात करते हैं, ऊपर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड का ऐसे जो है वो इस तरह जो है डायग्राम बनेगी शीयर फोर्स। ठीक है, जबकि ये अगर बीम है तो इसकी बेंडिंग मूवमेंट ऐसे बनेगी। ठीक है, इन बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम बनती कैसे है इसको हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ऊपर यूडीएल ऐसे लोड लग रहा है तो यूडीएल लोड लगने की वजह से इस तरह जो है वो इस तरह बनेगी। मतलब इसका क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारी शीयर फोर्स जीरो है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इसका मतलब है ये ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसी तरह हम इस शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट
से डायग्राम से हम जान पाते हैं कि किस पॉइंट पे नेगेटिव मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होगी और पॉजिटिव मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ होगी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैक्सिमम में बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है, क्योंकि ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे है, ये सेंटर पे है। इट्स मीन इस सेंटर के ऊपर बेंडिंग सबसे ज्यादा लग रही होगी। और ये आप नेगेटिव मूवमेंट देख ले, एंड के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट है। ठीक है, तो इसको हम कभी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, व्हाई डू वी ड्रॉ शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम क्यों ये ड्रा करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसीलिए ड्रा करते हैं ना, कि ताकि हम किसी के ऊपर लगने वाली, फॉर एग्जांपल ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रही है, तो शीयर फोर्स, या ये हमारे पास अगर शीयर फोर्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पे और यहाँ पे शीयर फोर्स मैक्सिमम लग रही है, यहाँ पे शीयर फोर्स 0 है। ठीक है, तो इससे हम ये जान पाते हैं कि किस पॉइंट पे कितनी फोर्स, शीयर फोर्स हो या बेंडिंग मोमेंट हो, कितनी लग रही है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली सेफ या इकोनॉमिकली डिजाइन कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सियर। अब कंट्राफ्लेक्सियर क्या होता है? कंट्राफ्लेक्सियर होता है कि जब हम किसी भी शीयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम ये चेक करते हैं कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक बीम है और ये ओवर हैंगिंग बीम है, इधर से जो है ना आगे ओवर हैंग कर रहा है। ठीक है, एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। ठीक है, तो इसकी शीयर फोर्स डायग्राम बनाए तो ये अगर बीम है, बीम से जो है ना ये सपोर्ट लग रही है, तो इसलिए ये ऊपर जाएगी। ऊपर फिर ऐसे जो है हमारे पास यूडीएल लोड लग रहा था, यूडीएल लोड लगने की वजह से ऐसे नीचे आएगा, और ये अपना साइन चेंज कर रहा है इस पॉइंट पे। इसको हम बोलेंगे जीरो शीयर, क्योंकि ये शीयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, तो ये जीरो शीयर होगी। इधर से फिर ये जो है वो ऐसे वर्टिकली लोड लग रहा है, रिएक्शन लग रही है, तो ये रिएक्शन की वजह से ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये इधर से आके जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी शीयर फोर्स डायग्राम। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये हमारे पास बीम है और ये पहली सपोर्ट यानी कि पहला रिएक्शन है, और इसके साथ ही ये यूडीएल लोड है। तो रिएक्शन और यूडीएल लोड की वजह से ऐसे यूडीएल लोड लग रहा है, ताकि यूडीएल लोड जो है ना ऐसे जाके फिर इधर तक आएगा। ठीक है, फिर इधर से हमारी रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन हम जो है वो रिएक्शन वाला लोड और मल्टीप्लाई बाय ये लोड, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है इज इक्वल टू लोड यानी कि फोर्स ज़रब डिस्टेंस। तो जितनी भी रिएक्शन होगी मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस जितना होगा। ठीक है, तो उसको फिर हम इस तरह ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई। अब बेंडिंग मूवमेंट जो है यहाँ पे चेंज हो रही है, बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे चेंज हो रही है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सियर है, जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां होती है जो जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, उस पॉइंट को हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। और जहां पे जीरो बेंडिंग मोमेंट होती है उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सियर बोलते हैं। ठीक है, अब इसी डायग्राम की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर यानी कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट से क्या मुराद होता है कि अगर हमारा कोई बीम है या अगर हमारा रूम है, तो रूम में ये हमारी वॉल्स बनी हुई हैं अगर, ठीक है, तो ये छत है, स्लैब है, स्लैब में चूंकि इसकी जब डायग्राम हम बनाएंगे तो ये बनेगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव है और ये बेंडिंग मोमेंट है। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है कि ऐसे डिफ्लेक्शन होगी नीचे आने के, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रही है। ठीक है, और जब ये नीचे आ रही होगी तो एंड पे जो है ना वो बीम ऐसे ये ऐसे उठने की कोशिश करेगा बीम। ठीक है, तो ये कॉर्नर पे हमारी जो है वो नेगेटिव मूवमेंट होगी। यहाँ बाहर हमने शेड निकाले हुए हैं ना, शेड, तो शेड निकाले होंगे तो वहां पे भी हमारी नेगेटिव मूवमेंट होगी। तो किसी भी बीम या किसी भी हमारी स्लैब के सेंटर में पॉजिटिव मूवमेंट होगी और कॉर्नर्स पे या स्लोप के पास नेगेटिव मूवमेंट होगी। नेक्स्ट है जी पॉइंट ऑफ जीरो शीयर। जीरो शीयर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने डायग्राम ये बनाई थी, ये डायग्राम इसकी शीयर फोर्स डायग्राम बनाई थी, ये शीयर फोर्स डायग्राम है। शीयर फोर्स डायग्राम में शीयर फोर्स इस पॉइंट को चेंज कर रही थी, ये वाला पॉइंट था जहां पे शीयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रही हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जहां पे शीयर फोर्स की वैल्यू 0 हो। ठीक है, उस पॉइंट को हम
पॉइंट ऑफ जीरो shear बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे कोई shear फोर्स नहीं लग रही होती, और जहां पे shear फोर्स जीरो हो, ठीक है, जहां पे shear फोर्स जीरो होगी वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, shear क्रैक्स एंड फ्लेक्सुरल क्रैक्स। अब shear क्रैक्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर ये पूरा बीम था, तो फ्लेक्सुरल क्रैक्स क्या होते हैं कि इधर से फ्लेक्सुरल मतलब ऊपर जो है ना, हमने जो है वो ऐसे स्टील को नीचे रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर लगने वाले लोड को रेजिस्ट कर सके, ताकि उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इंक्रीज हम जो है ना वो कर सकें, ठीक है। तो चूंकि सेंटर में आने वाले क्रैक्स जितने भी होते हैं ये फ्लेक्सुरल होते हैं, और सपोर्ट पे आने वाले क्रैक्स जो हैं वो शियर क्रैक्स होते हैं। अब ये देखें जी, अगर ये हमारे पास बीम है तो इसके सेंटर में इधर से लेके इधर तक एरिया में जितने क्रैक्स आ रहे हैं, और ये क्रैक्स वर्टिकल होते हैं, ठीक है। सेंटर में लगने वाले क्रैक्स जितने भी होंगे वर्टिकल क्रैक्स होंगे, और वर्टिकल क्रैक्स होते हैं हमारे फ्लेक्सुरल क्रैक्स। जो वर्टिकल क्रैक्स होंगे वो फ्लेक्सुरल क्रैक्स होंगे, और वो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आएंगे, ऊपर लगने वाले लोड की वजह से आएंगे, ठीक है। जब स्पोर्ट्स के ऊपर जो क्रैक्स होते हैं, दोनों स्पोर्ट्स के ऊपर जो क्रैक्स आ रहे हैं, ये क्रैक्स होते हैं बेंडिंग सॉरी ये शीयर फोर्स की वजह से लगने वाले क्रैक्स होते हैं, ठीक है। ये शीयर क्रैक्स, शीयर फोर्स की वजह से जो क्रैक्स आते हैं इसको शीयर क्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी, ये टाइप्स ऑफ क्रैक्स की अगर हम बात करें तो शीयर क्रैक्स कौन से होंगे जी? जो हमारी स्पोर्ट्स के ऊपर लग रहे होंगे ये क्रैक्स, ये हमारे शीयर क्रैक्स हैं, और जो सेंटर पे लग रहे होंगे ये वर्टिकली होंगे, ये फ्लेक्सुरल क्रैक्स होंगे। और ये टॉर्जनल क्रैक्स होते हैं, ये सारे के सारे ऐसे आ जाते हैं क्रैक्स, अगर कहीं भी टॉर्जन मूवमेंट हो, मतलब ऐसे टॉर्शन की वजह से आए, तो वो पूरी की पूरी बीम में क्रैक्स आ जाते हैं, इसको टॉर्शन क्रैक्स बोलते हैं। क्रोयन क्रैक्स, अब ये इस तरह के हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज रेट्रोफिटिंग। अब रेट्रोफिटिंग क्या होता है? रेट्रोफिटिंग एक्चुअली एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं या अपग्रेडिंग करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग करना या उसको अपग्रेड करना, इसको हम रेट्रोफिटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब रेट्रोफिटिंग का क्या मतलब होता है कि किसी मतलब कि कैपेसिटी अपडेटेड करना या अपग्रेड करना उसको, ठीक है। और हम जी ये रेट्रोफिटिंग करते क्यों हैं? हम रेट्रोफिटिंग इसलिए करते हैं ताकि लोड कैपेसिटी जो ऊपर लगनी है उसको जो है वो मैक्सिमम जो है वो बियर कर सके, इम्प्रूव लोड कैपेसिटी। इसके अलावा जी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, या फिर जो है वो रिस्टोर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, एक्सटेंड लाइफ स्पैन, उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए हम इन पर्पस के लिए जो है वो रेट्रोफिटिंग करते हैं। अब रेट्रोफिटिंग करने के पर्पस क्या है, मेथड क्या है, कैसे हम रेट्रोफिटिंग करते हैं? अब ये है जी रेट्रोफिटिंग के मेथड। रेट्रोफिटिंग में कंक्रीट जैक्टिंग है। अब कंक्रीट जैक्टिंग की जा सकती है, इसके अलावा स्टील जैक्टिंग की जा सकती है। कंक्रीट जैक्टिंग में क्या करते हैं हम, कंक्रीट जो है ना पूरे स्ट्रक्चर के बाहर स्टील प्रोवाइड करते हैं, स्टील के बाद उसमें कंक्रीट कर देते हैं। स्टील आ गया, स्टील जैक्टिंग बाय स्टील, हम जो है वो उसकी एक कवर लगा देते हैं। मैं इसकी पिक्चर्स आपको आगे दिखाता हूँ। FRP ये होता है फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, ठीक है। ये बाहर एक शीट लगा दी जाती है, ये डिफरेंट फाइबर्स की हो सकती है, कार्बन की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, तो कोई भी फाइबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम इपॉक्सी इंजेक्शन से जो है वो रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इपॉक्सी रीजन्स वगैरह, मतलब इनसे हम उसकी रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। अब इसकी डायग्राम की तरफ जाएं, सॉरी मैं जो है ना आपको पहले ये नेक्स्ट बता दूं, ये भी रेट्रोफिटिंग के रिलेटेड ही है, रेट्रोफिटिंग मेथड फॉर बीम एंड कॉलम, ठीक है। इनकी डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, ये भी उसी के रिलेटेड है। एफ अब ये हम कैसे करते हैं जी, बीम की रेट्रोफिटिंग कैसे करते हैं? अब बीम है, ये हमारे पास बीम है, इसकी रेट्रोफिटिंग करनी है तो कैसे करेंगे? या तो हम FRP रैपिंग करेंगे, या हम स्टील उसके ऊपर स्टील की बॉन्डिंग करेंगे, या फिर हम कंक्रीट की जैक्टिंग करेंगे, ठीक है। अगर हम कॉलम की बात करते हैं, कॉलम की रेट्रोफिटिंग कैसे करते हैं जी? कॉलम की रेट्रोफिटिंग में भी या तो कंक्रीट जैक्टिंग करते हैं, या स्टील, और या फिर FRP रैपिंग यानी कि फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर रैपिंग करते हैं, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं वो मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ।
ये है जी, ये डायग्राम है हमारी रेट्रोफिटिंग कंक्रीट जैक्टिंग की। कंक्रीट जैक्टिंग में क्या करते हैं, ये कॉलम और बीम आपको नज़र आ रहे हैं। इस कॉलम और बीम के ऊपर हमने स्टील जो है वो प्रॉपर ग्रिड बना के लगा दिया और इनको जो है वो प्रॉपर हमने एंकरिंग कर दिया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, इसके ऊपर भी फॉर्म वर्क करके इसके ऊपर कंक्रीटिंग कर दी जाती है। इसको कहते हैं जी कंक्रीट जैक्टिंग। ठीक है, ये रेट्रोफिटिंग का एक मेथड है। ठीक है, तो कॉलम और बीम के लिए क्या मेथड यूज होगा, यही कंक्रीट जैक्टिंग का। और स्टील जैक्टिंग क्या थी जी, ये कॉलम है हमारे पास और कॉलम के ऊपर, अगर कॉलम के ऊपर हम ऐसे जो है वो हमारे पास स्टील हम जो है इसको वेल्ड कर देते हैं या उसको जो है वो, ये देखें अब ये इसको क्रॉस सेक्शन में नजर आ रहा है, इसको यहाँ कॉर्नर्स पे इसके एल लगे हुए हैं, मतलब कि एंगल आयरन के बाद इसको वेल्ड करके पूरा इस तरह का ग्रेड बना दिया गया। मतलब पूरे कॉलम को हमने वेल्ड करके उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, स्टील को हम वेल्ड कर देते हैं तो इसलिए हम इसको स्टील जैक्टिंग कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था जी FRP यानी कि फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर। ये फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर क्या होता है कि ये कॉलम के बाहर जो है वो पूरी की पूरी शीट लगा दी जाती है, या शीट लगाने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर एक इपॉक्सी टाइप लगाया जाता है, उसके ऊपर शीट लगाई जाती है ताकि शीट उसके साथ सही बॉन्ड बन सके। अब शीट या ये फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर में फाइबर कौन कौन से हो सकते हैं जी, फाइबर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। फाइबर कार्बन फाइबर हो सकता है, ग्लास फाइबर हो सकता है। ठीक है, तो या फिर ये कोकोनट के फाइबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम जो है वो ऐसे एक लेयर या शीट प्रोवाइड कर देंगे, इसको हम फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर बोलते हैं। और ये भी जो है वो FRP की ही एक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि कॉलम के ऊपर हम किस तरह जो है वो इस तरह शीट को ऊपर ले करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। अब एक दफ़ा फिर देख लेते हैं जी कंक्रीट का क्या था। इसमें सेंटर में हमारे फ्लेक्सुरल थे और साइड्स पे हमारे शियर क्रैक्स थे, और हमने उसकी टाइप्स पढ़ी जी। शियर क्रैक्स थी, फ्लेक्सुरल थी, टॉर्जन थी और क्रोयन क्रैक्स थे। हमने पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्सुरल देखा, और पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्सुरल में क्या था जी, हम जो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे होता है शियर फोर्स का, वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम शियर फोर्स होगी तो मिनिमम हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होगी, और मिनिमम शियर फोर्स होगी यानी कि शियर फोर्स जहाँ पे जीरो होगी, बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये डी पॉइंट, अब डी पॉइंट के ऊपर आप देखें, ये डी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और इसके जस्ट ऊपर शियर फोर्स जीरो है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन क्या होगा, जहाँ पे जीरो बेंडिंग मोमेंट होगी उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होती है, इसका क्या पर्पस होता है, हम क्यों डिजाइन करते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये वर्टिकल मूवमेंट होती है और इसकी लिमिट होती है यानी कि परमिसिबल लिमिट होती है L/250। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।